जय हिंद। आज हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी की जयंती है जो पूरे भारतवर्ष में और साथ ही जितने भी गांधी जी के प्रेमी हैं वे सभी आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को बड़े ही विशेष तौर से मनाते हैं। तो आप लोगों को भी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, तो उसकी भी आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज गांधी जयंती के ही अवसर पर थोड़ा सा गांधी जी के बारे में ही आज थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं, जो कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है गांधी जी से भी रिलेटेड बहुत सारा। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तथ्य है जो गांधी जी से जुड़े हुए हैं और गांधी जी के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जानेंगे कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में, गुजरात एक जगह है वहां पे पोरबंदर है, तो पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। साथ ही ये देखेंगे कि गांधी जी के पिताजी का नाम, अच्छा एक चीज और देखिए कि गांधी जी का पूरा नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ये था उनका पूरा नाम। और साथ ही साथ उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है, और एक चीज देखेंगे कि गांधी जी का जो विवाह हुआ था उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो उनका विवाह 1882 में हुआ था, इसी के आसपास हुआ होगा, 1882 के आसपास उनका विवाह हुआ था। और उनके 4 पुत्र थे। देखिए कौन कौन से, आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपको ये याद रखना होगा। हरिलाल मनीलाल, ठीक है, इन दोनों में लाल लाल आता है इसलिए हरिलाल मनीलाल ये था। और एक था रामदास देवदास, ये 4 पुत्र थे उनके गांधी जी के। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। चलिए एक चीज और पढ़ते हैं इसमें। साथ ही साथ क्या है कि एक जमुना लाल व्यक्ति थे जो गांधी जी के बहुत प्रिय थे, उनसे बहुत करीब थे गांधी जी के, इसलिए कभी कभी उनको 5वां पुत्र के रूप में भी देखा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र वो किसे मानते थे, तो जमुना लाल एक थे, उन्हीं को वे मानते थे, एकदम अपने बेटे जैसा ही मानते थे। गांधी जी तो जानते ही आप लोग गांधी जी थे किस तरह किस स्वभाव के थे, तो वे जमुना लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको भी गांधी जी अपने बेटे की तरह ही मानते थे। चलिए ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब शादी हो गया था 1882 में, तो गांधी जी ने क्या किया कि वो 83 में, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, 1883 में गांधी जी कहां चले गए, लंदन चले गए। किस लिए, तो पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए गांधी जी कहां चले गए, लंदन चले गए, और वहां पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की अपनी। और उसी बीच में ही साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ठीक है, फिनिक्स फार्म। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया था, फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसी टाइम उन्होंने फर्स्ट आंदोलन भी किया था। कब, तो पूछता है क्वेश्चन में कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहां हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, पूरे पूरे विश्व की बात हो रही है कि विश्व में अगर सबसे पहले आंदोलन कहां हुआ था गांधी जी का, तो पहला आंदोलन जो हुआ था गांधी जी का वो हुआ था साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, उसके बाद यहीं पे उन्हें एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गांधी जी इनसे बड़ा प्रभावित थे। गांधी जी जो थे वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया और गांधी जी ने उन्हें गुरु बना लिया अपना। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें बहुत कुछ राजनीतिक विषय में बहुत सारी बातें बताई, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी, तो फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है, एक चीज देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें कहा कि अगर तुमको कुछ जानकारी चाहिए तो तुम किताबें पढ़ो। गांधी जी को बोला गया, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि तुम किताब पढ़ो, उससे तुम्हें बहुत सारा किसी के मतलब, और किताब कैसा किताब पढ़ो, तो किसी की जीवनी पढ़ो। जो कुछ बड़ा काम करते हैं तो जीवनी उसी की लिखी जाती है ना, बायोग्राफी। तो किसी की बायोग्राफी पढ़ने के लिए गांधी जी को प्रभावित मतलब एक तरह से कहिए कि प्रमोट किया। किसने प्रमोट किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। और इसी में क्या हुआ कि गांधी जी ने सबसे पहले पढ़ा एक रस्किन का किताब। ठीक है, रस्किन।
ठीक है। और रस्किन से ही गांधी जी ने क्या सीखा, तो रस्किन की किताब जब गांधी जी ने सीखा मतलब पढ़ा तो उससे उन्होंने एक सीख लिया, क्या लिया, तो भूख हड़ताल के बारे में उन्होंने पता किया, उसके बारे में कि भूख हड़ताल आखिर क्या होता है, उसके बारे में सारा कुछ जानकारी गांधी जी को मिला, वो था रस्किन की किताब से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल का आखिर कहां से वो उन्होंने मतलब इस चीज को कंसेप्ट लाया, तो कहां से लाया था, रस्किन की किताब से। रस्किन की बायोग्राफी पढ़ा था गांधी जी ने और उसी से गांधी जी को भूख हड़ताल के बारे में पता चल पाया। उसके बाद आता है एक टॉलस्टॉय, गांधी जी ने इसकी भी किताब पढ़ी थी, टॉलस्टॉय की। ठीक है, तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय की किताब पढ़ी और इसमें उन्होंने जाना कि आंदोलन आखिर कैसे किया जाता है। ठीक है, आंदोलन के विषय में गांधी जी ने प्रेरणा ली कि टॉलस्टॉय की मदद से, टॉलस्टॉय की एक किताब थी, जीवनी थी उसकी, और उसी बायोग्राफी से गांधी जी ने आंदोलन करने के विचार को समझा और उससे प्रेरणा लिया कि आखिर आंदोलन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे का कुछ समझते हैं। देखिए ये तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये, उसके बाद समझिए 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी जो दिन था, उसी दिन 1915 ईस्वी को, ठीक है, 1915 ईस्वी को गांधी जी क्या हुआ, भारत लौटे, भारत लौटे। और इसी 19 जनवरी से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि इसी दिन भारत में अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। या तो आपको प्रवासी भारतीय दिवस पूछ देगा कि किसके याद में, मतलब किस लिए उसका मनाने का कारण क्या है, तो किसके कारण मनाया जाता है, तो गांधी जी उस दिन क्या हुआ था कि वापस आए थे, भारत लौटे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस, या और भी इससे रिलेटेड, बस इसी से तो 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। या फिर 19 जनवरी 1915 को गांधी जी से रिलेटेड क्या हुआ था, तो भारत लौटे थे। या फिर आपको पूछ सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, या फिर गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो इसी से 4-5 क्वेश्चन बन गया, आपको ये आपको समझना है। ठीक है, एक चीज देखिए, जब गांधी जी भारत लौट रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम 1 साल तक जाना वहां भारत में जाना और 1 साल तक कुछ मत करना, बस विद्यार्थी जीवन जीना। मतलब गांधी जी तो विद्यार्थी बन के, मतलब एक तरह से स्टूडेंट ही थे उस टाइम ना, तो उनको कहा कि 1 साल तक तुम कुछ मत करना, वहां पे जाके बस अपना देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करना कुछ मत नहीं। तो गांधी जी ने इसी का फॉलो किया। ठीक है, तो गांधी जी ने सन 1916 में, कुछ किया नहीं है अभी, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम। देखिए मैं जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि गांधी जी से आप लोग भी जानते हैं कि गांधी जी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे देता हूं। चलिए ठीक है, तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और इसमें आश्रम की जब स्थापना की तो इसमें जो है गांधी जी को फंडिंग की आवश्यकता थी, कुछ पैसे चाहिए थे तब ना, आश्रम आखिर तुरंत ऐसा नहीं ना कि खुद से खोल दे, तो गांधी जी को फंडिंग की आवश्यकता थी। तो इसमें जो फंडिंग किया है उन्होंने वो किया है अंबालाल साराभाई ने। ठीक है, अंबालाल साराभाई, तो अंबालाल साराभाई जो थे इन्होंने ही गांधी जी को फंडिंग दिया, किस चीज में, तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम खोलने के लिए। ठीक है, और 1916 में ही गांधी जी कहां चले गए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और यहां पे उन्होंने मुलाकात किया राजकुमार शुक्ला से। ठीक है, राजकुमार शुक्ला एक थे, या राजकुमार शुक्ल भी कभी कभी होता है, तो राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को कहां आने का न्योता दिया, बिहार। बिहार से थे राजकुमार शुक्ल, तो उन्होंने गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया, क्योंकि वहां पे बिहार में कुछ समस्याएं चल रही थी अंग्रेजों से, तो उसके खिलाफ गांधी जी को आंदोलन या कुछ करने के लिए, उनके क्या बोलते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। लेकिन गांधी जी को याद था कि उनके राजनीतिक गुरु ने कहा कि 1 साल तक तुमको कुछ नहीं करना है, इसलिए गांधी जी उसको बोले कि अभी हम 1 साल तक नहीं जाएंगे, अगला साल तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तो सन 1917 में
गांधी जी कहाँ चले गए? बिहार के चंपारण में। किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। तो 1917 में गांधी जी जब वहां गए तो चंपारण में सत्याग्रह छेड़ दिया। वहां पे क्या छेड़ा? सत्याग्रह। कहां पे? तो चंपारण। सत्याग्रह कहां पे? तो चंपारण। ठीक है, तो चंपारण में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में सत्याग्रह छेड़ दिया। क्यों छेड़ा गया था? देखिए क्या होता था, जो अंग्रेज थे ना, बड़े, आप लोग जान रहे हैं कि अंग्रेज तो बहुत खत्म थे, इसको मतलब इसको क्या बोला जाए, लेकिन खैर चलिए, वो भी हमारा एक इतिहास ही है कि गुलामी हम लोगों ने झेला है। तो अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे कि जो किसान रहते थे ना, उनको जबरदस्ती फोर्स करते थे कि तुम अपने पूरी जमीन में 3 भाग में तुमको खेती करना है 100% में, यानी कि 100% जो अगर पूरा खेत है तो उसका 3 भाग में 1 भाग तुमको खेती करना है वहां पे। तो ये जो था ये 3 कटिया पद्धति इसको भी बोला जाता है। मतलब ये था कि 3/20 भाग में तुमको खेती वहां पे नील का करना है। किसका खेती? नील का खेती। बाकी खेती कर रहे हो लेकिन उतना भाग में नील का। अब नील के साथ ये प्रॉब्लम था कि जिस खेत पे नील का खेती होता था वो भूमि बंजर हो जाती थी, वहां पर कई सालों तक मतलब कि और दूसरी फसल उगाई नहीं जा सकती थी। तो इस तरह से सारे किसानों का खेत तो धीरे धीरे करके बंजर होता जाता। तो फिर किसान का स्थिति तो खराब हो रहा ही था, पहले भी खराब था और खराब हो जाता, बद से बदतर हो जाता। तो इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह छेड़ा और उन्होंने इसमें सफलता भी पाई। पहला, अब एक चीज देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन क्या था? तो सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि कब था? 1917 में। ये क्वेश्चन बनता है। और गांधी जी का सिर्फ अगर देखिए, गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? तो वो था कहां पे? साउथ अफ्रीका में था। लेकिन गांधी जी का अगर बोला जाए कि भारत में पहला आंदोलन कहां था, तो ये था सत्याग्रह में। सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, जो कि चंपारण में था। ठीक है, चंपारण में, मतलब बिहार के चंपारण में है। चंपारण की एक चीज फेमस भी है, आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद फिर है, जब 1917 में गांधी जी को सफलता मिल गई उस आंदोलन में, तो गांधी जी ने क्या किया? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। और ये कहां था? ये गुजरात में ही था। ठीक है, और गांधी जी को इसमें भी सफलता मिल गई। खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी को सफलता मिली। और इस सफलता के बाद उन्होंने एक और किया। क्या किया? तो 1918 में गुजरात में एक मिल था। जो मिल के मजदूर थे ना, अहमदाबाद में था ये, तो मिल के मजदूर थे, उन लोगों को कुछ समस्याएं आ रही थी। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी ने पहली बार, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि मिल मजदूरों के लिए, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए। और ये कहाँ था? ये भी गुजरात में ही था, अहमदाबाद का मिल था कोई। ठीक है, तो मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था सबसे पहली बार। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया था? तो अहमदाबाद गुजरात में किया था 1918 में। और किसके लिए किया था? तो मिल मजदूरों, मतलब जो भी मिल में काम करते थे ना, उन मजदूरों के हितों के लिए गांधी जी ने क्या किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के बनता है। चलिए, इतना हो गया। तो फर्स्ट टाइम गांधी जी ने कहां किया था प्रयोग भूख हड़ताल का? तो 1918 में मिल मजदूरों के हेल्प के लिए किया था। अब क्या हुआ कि सन 1919 में रॉलेट एक्ट जब आया था, तो रॉलेट एक्ट पहले समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। रॉलेट एक्ट मतलब होता है बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। कहने का मतलब किसी को भी उठा के ले जाया जाता था, और उठा के ले गया और सीधा उसको जेल में बंद, उसको फांसी हो चाहे जो हो, उसको सजा मिलना तय था। मतलब और कोई वकील नहीं रखना है उसमें, कोई दलील नहीं देना है, कुछ नहीं होना है, बस उसका नाम ही था यही, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। मतलब अपील भी नहीं सुना जाएगा, दलील भी नहीं दिया जा सकता है, और वकील भी रखने को नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में, देखिए ये बड़ा दुखद घटना है हमारे पूरे, मतलब समझिए अंग्रेजों वाला ना, ये सबसे दुखद घटना है। रॉलेट एक्ट जब आने वाला था तो इसके विरोध में जालियांवाला बाग था एक। तो जालियांवाला बाग में वहां पे कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बस रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। तो जालियांवाला बाग में क्या हुआ था ना कि वहां पे एक सभा हो रही थी, शांति थी, बिल्कुल शांति सभा थी, कोई मतलब इधर उधर हिंसात्मक नहीं था, अहिंसात्मक रूप से एक सभा हो रही थी वहां पे जालियांवाला बाग में। तो लेकिन एक अंग्रेज
बहुत जान ही रहे कि अंग्रेज कैसे थे। तो एक जनरल डायर नाम का आदमी था, व्यक्ति था, और उसी ने वहां पे गोलियां चला दी थी एकदम एक बाग के अंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और सीधा गोलियां चलाने लगी। वो बहुत लोगों की मर गई थी, लगभग 1500-1700 के आसपास लोग वहां पे मर गए थे। ऐसे ये आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हुआ बहुत खराब हुआ था। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था, जो और जालियांवाला बाग जो है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपको, देख लीजिए, इसी में साथ बताते हैं। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और किस लिए हुआ था, तो बस इसी तरह के वो लोग शांति सभा कर रहे थे, मतलब मनमर्जी चलता था अंग्रेज लोगों का, जो मन में आया वो कर दिया, मारना है मार दो, छोड़ना है छोड़ दो, ऐसा वाला सिस्टम था वहां पे। इसीलिए कोई कोई बोलते हैं कि अरे अंग्रेज के टाइम में ज्यादा अच्छा था, नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेज के टाइम में कुछ अच्छा नहीं था, जो है अभी अच्छा है। हमारा संविधान हम लोगों को अधिकार देता है बहुत तरह से जीने को, अच्छा से रहने को। तो ये कम से कम एक तरह से हम अपने संविधान पे भी समझिए गर्व करते हैं कि संविधान ऐसा बना है इसके लिए। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद फिर क्या है, अब इन सभी में गांधी जी को तो सफलता मिली, गांधी जी बड़े खुश थे कि उन्हें सफलता मिल रही थी। लेकिन क्या होता है, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, 1920 में, सन 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब जो भी आंदोलन हो रहा था समझिए एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ ही हो रहा था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो रहा था। इसमें क्या था कि गांधी जी ने बोल दिया कि जितने भी अंग्रेजों के नौकर चाकर अगर इंडियन है, चाहे अंग्रेजों को मदद करने वाले हैं, जितना भी सहयोग करते हैं अंग्रेजों की, सिंपल सही समझिए कि जितने भी लोग, भारतीय लोग अंग्रेजों की सहायता या सहयोग करते हैं, उनका काम यही कि वे सहयोग करना छोड़ दें, इस चीज को एकदम खत्म ही कर दें। मतलब कोई अगर अंग्रेजों का दाढ़ी बना रहा है, बाल बना रहा है, चाहे अंग्रेजों के नौकर चाकर हैं, चाहे अंग्रेजों के सैनिक हैं जो भारतीय हैं, भारतीय, चाहे अंग्रेजों के काम करते हैं, अंग्रेजों के कुछ भी मतलब काम करते हैं अगर उनके अंडर में, या उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको कहा गया कि आप असहयोग कीजिए, उसको सहयोग मत कीजिए। और ये सफलता हो रही थी, इसमें बहुत अच्छी बात थी कि सारे लोग इसमें एकजुट थे कि हाँ चलो अंग्रेज से हमको लड़ना है, इस तरह से कि अंग्रेज को कुछ मदद करना ही नहीं है। तो बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही थी। लेकिन क्या होता है इसमें एक घटना घट जाती है। क्या होती है, 5 फरवरी 1922 को, अब देखिए 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ ना कि एक चौरी चौरा एक जगह था, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, एक थाना था, तो इसी के विरोध में अंग्रेजों से लड़ना था, तो सभी लोग चले गए थाना के पास। अब क्या हुआ कि जो जो थानेदार लोग थे वो तो अंग्रेज थे ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि इतना भीड़ आ गया, तो उन लोगों ने अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया कि चलो बच जाएंगे इससे, नहीं तो मार उड़ देता, कोई चीज था, कुछ भी कर सकता था। इंडियन वाला बहुत ताकतवर ऐसे ही होता है, पता ही होगा आप लोग को, और देशभक्ति तो रगों में बसती है हमारी। तो क्या हुआ कि जब वो लोग गया तो अंग्रेज लोग अपने आप को लॉकअप में बन गया। 34 लोग थे कम से कम वो अंग्रेज, तो उन लोगों ने अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया। अब बंद कर लिया तो भारत वाले ने क्या किया कि अच्छा तुम अपने लॉकअप में बंद कर लिया होना। इन लोगों ने क्या किया कि आग लगा दिया पेट्रोल छिड़क के। अब बस अंग्रेज लोग अपने आप को बंद किए थे, और इधर से भी बाहर से ताला लॉक करके इन लोगों को जला दिया। मतलब पूरा समझिए थाना ही जला दिया, यही था कि पूरा थाना को ही जला दिया। तो जिसके कारण से क्या हो गया कि जितने भी 34 लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अंग्रेज चले गए अपने जहां पे जाना था उनको, तो वो खत्म हो गए, मर गए। जिसके कारण से गांधी जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, आखिर सफलता मिल रही थी। और कहा गया कि किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा अगर आ जाती है फिर वो आंदोलन पक्का है कि वो निष्फल होगा, सफल कभी नहीं होने वाला है। तो वही चीज हुआ इसके साथ भी। जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटी, तो गांधी जी को बड़ा तकलीफ हुआ। गांधी जी को बड़ा तकलीफ हुआ तो क्या किया कि 12 फरवरी को 1922, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अच्छा एक चीज देखिए इसमें फैक्ट क्या होता है कि अगर अभी गांधी जी को गांधी जी आखिर असहयोग आंदोलन के हेड थे, तो अगर गांधी जी को गिरफ्तार अभी करता तो अंग्रेज जानता था कि गिरफ्तार करेंगे मतलब नुकसान हम ही लोग का है, क्योंकि उस टाइम भारतीय लोग बहुत ज्यादा मतलब
एक तरह से समझिए कि बहुत जुनून में थे कि मतलब कुछ भी कर सकते थे, इस तरह से थे। तो हो सकता है कि उसी टाइम अंग्रेज अगर गिरफ्तार करते तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाता। और गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम में, उस वक्त तक गांधी जी बहुत बड़े नेता बन चुके थे सभी लोगों के, सभी भारतीयों के। जो भी गांधी जी बोलते थे सभी लोग मानते थे एकदम। गांधी जी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा वाला हाल था। तो गांधी जी को बड़ा मानते थे सब लोग। तो अंग्रेज सोचे कि अगर इस टाइम अभी करेंगे गिरफ्तार गांधी जी को तो बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने नहीं किया गांधी जी को गिरफ्तार। लेकिन क्या होता है कि जब जब भारतीय लोग असहयोग आंदोलन को जब देखे कि गांधी जी ने वापस ले लिया तो उन लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ कि हम लोग इतना मेहनत से कर रहे हैं और आप वापस ले लिए। और सो भी एक उत्तर प्रदेश में चौरी जा रहा है, वहीं पे घटना घटी थी, तो आप वहां पे घटी है घटना, तो आप पूरे भारत में असहयोग आंदोलन कैसे बंद कर सकते हो। तो इससे बहुत लोग खफा थे और गांधी जी को बुरा भला बोल रहे थे और गांधी जी से मतलब नाखुश थे, समझिए बहुत लोग नाखुश थे। तो क्या हुआ कि गांधी जी अब देखा, अंग्रेजों ने देखा क्या कि गांधी जी के खिलाफ हो गए हैं सभी भारतीय, तो अब उनके लिए अच्छा मौका है। तो उन्होंने क्या किया कि 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए मतलब कितना अंग्रेज भी बड़ा होशियार थे कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया उन लोगों ने। क्यों कर लिया? बस असहयोग आंदोलन की वजह से। लेकिन कब का बात है? और जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम गांधी जी गुजरात में थे और चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। लेकिन फिर भी गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, सो भी एक महीने, लगभग एक महीने के बाद। ठीक है, 5 फरवरी को घटना घटी और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो सोचिए एक महीने की बाद और क्या हुआ, गांधी जी को 6 साल की जेल दे दी गई। ठीक है, 6 साल का जेल दिया गया। इसमें इस बीच गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल रहते थे, खाते पीते नहीं थे। गांधी जी जानते थे। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी बीमार रहने लगे थोड़ा। अब अंग्रेज सोचे कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो फिर पूरा भारत वाले तो जान ही रहे कि भारत वाले गांधी जी को कितना ऊपर मानते हैं। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग डर गए कि कहीं गांधी जी को कुछ हो गया। गांधी जी खाने पीने नहीं लगे, बहुत दिनों बाद खाते थे, बीमार भी पड़ गए थे। तो एक तरह से क्या हुआ, तो जितने भी भारतीय लोग थे उन लोगों को लगने लगा कि अब गांधी जी को गिरफ्तार, गांधी जी को कुछ हुआ मतलब कि अंग्रेजों की जानी थी, मतलब कुछ ना कुछ होता अंग्रेजों के लिए। तो क्या हुआ कि अंग्रेज भी डर गए कि नहीं भाई, गांधी जी को जल्दी निकालो जल्दी निकालो। तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और फिर उनके सपोर्टर लोग उनके साथ आए और चले गए, उनको लेके चले गए। उसके बाद 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कौन सा अधिवेशन? तो बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें उन्होंने भाग ले लिया 1924 में जाके, और इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, गांधी जी अध्यक्ष भी थे। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो बेलगाम अधिवेशन या बेलग्राम, वही है बेलग्राम, और कर्नाटक में है ये बेलग्राम। ठीक है, तो बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता भी की थी और उसी में जेल के बाद उन्होंने 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता किया था। ठीक है, पहली बार था और ये आखिरी भी था। उसके बाद गांधी जी और नहीं बने। उसके बाद है क्या, 1924 में जब अधिवेशन हो गया, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि अब अध्यक्षता कर लिया। उसके बाद गांधी जी शांत हो गए। उसके बाद वो सोचे कि अभी कुछ, चलिए हम दूसरा काम करते हैं, अभी हम शांत रहते। तो करीबन 6 साल तक गांधी जी शांत रहे और कुछ उस टाइम कुछ भी आंदोलन वगैरह में भाग नहीं लिया। ठीक है, और देखिए दांडी मार्च जो था वो क्या था कि 12 मार्च को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को खत्म हो गया। गांधी जी दांडी जगह पे, दांडी जो एक जगह है वहां पे पहुंच गए गांधी जी। हुआ ये कि 5 अप्रैल को पहुंचे तो वो रात हो गया होगा। तो 6 अप्रैल को, ऐसे ज्यादातर आप लोगों को 12 मार्च से 6 अप्रैल ही लिखेगा दांडी मार्च में। ठीक है, तो इसको चलिए 6 ही कर देते हैं। 6 अप्रैल या 5 अप्रैल दोनों होता है। मतलब 5 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे, लेकिन वहां जहां नमक कानून तोड़ा था उन्होंने, जहां जाके वो 6 अप्रैल को ही तोड़ा था। ठीक है, तो 6 अप्रैल को वहां गए और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तोड़ने का मतलब यही था कि नमक गांधी जी ने खुद से बनाया एक तरह से और फिर उसको यूज किया। मतलब अंग्रेजों की बात नहीं मानना था और ये अहिंसात्मक था, मतलब हिंसा नहीं हुई थी, बिल्कुल शांत स्वभाव से हुआ था। गांधी जी जब शुरुआत में गए थे तो बहुत कम लोगों के साथ गए थे। वो अहमदाबाद अपने आश्रम जो था उनका, साबरमती आश्रम, तो वहां बहुत कम लोग ही थे। मुश्किल से हमको लग रहा है कि 100-150 व्यक्ति थे। और जब धीरे धीरे गांधी जी जब बढ़ने लगे तो लगभग 20 से 25 हजार व्यक्ति लोग गांधी जी के साथ चल दिए नमक यात्रा में, दांडी मार्च की यात्रा में समझिए, और जाके वहां पे गांधी जी के साथ खड़े रहे। तो जो अंग्रेज के जो लॉर्ड इरविन थे वो तो बड़ा देखे कि अरे ये तो गांधी जी बड़ा पावरफुल है, इनसे तो बात करनी चाहिए। तो ब्रिटिश में एक थे आपके
प्रधानमंत्री उस टाइम ब्रिटेन के थे, कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने किसको? लॉर्ड इरविन को खबर किया कि अरे गांधी जी तो बड़ा पावरफुल है, तो आके उनसे थोड़ा बोलो, हमसे बात करेंगे। कहाँ पे? ब्रिटेन में जाके, लंदन में। तो मैकडोनाल्ड ने बोला किसको? लॉर्ड इरविन को। इरविन जो था वो गांधी जी से मिला और गांधी जी को बोला कि गांधी जी आप चलिए, आपको सब बुलाया गया है। तो गांधी जी बोले कि नहीं, हम तो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो नहीं माना बात उन्होंने। यही ना था कि अंग्रेज का बात मानना ही नहीं है। तो इरविन अंग्रेज था, उसका बात नहीं माने गांधी जी। वो बोल रहा था जाने, तो गांधी जी बोले हम नहीं जाएंगे। तो गांधी जी वहां पे 1930 को, देखिए, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहां पे? पहला गोलमेज, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। पता ही होगा आप लोगों को, बहुत लोगों को, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो गांधी जी ने तो मना कर दिया था, तो कोई तो जाता ना भाई भारत की तरफ से। तो गांधी जी ने भेजा था बी आर अम्बेडकर, ठीक है, मतलब भीमराव अंबेडकर को भेजा था गांधी जी ने। भीमराव अंबेडकर को भेजा गांधी जी ने 1930 में। अच्छा, एक चीज और है, आगे चलिए इसे पढ़ लेते हैं। फिर 1930 में जब बी आर अम्बेडकर वहां चले गए, उसके बाद गांधी जी लौटे। मैकडोनाल्ड को बड़ा खराब लगा। देखिए, एक तरह से मैकडोनाल्ड का बेइज्जती था। बुलाया था किसको? गांधी जी को बुलाया गया था और भेज दिया था भीमराव अम्बेडकर को, एक तरह से, ठीक है। तो गांधी जी तो गए नहीं, तो भीमराव अम्बेडकर जी गए गांधी जी के बदले में। मैकडोनाल्ड ने फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया, कब? 1931 को किया। कब किया? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कब किया? 1931। गांधी जी तैयार हो गए कि ठीक है हम चले जाएंगे। तो सेकेंड वाला में गांधी जी गए थे, लेकिन ये उनकी एक तरह से समझिए भूल थी, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वे चले गए थे। और इसी बीच जब गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे, तो इसी वक्त में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी इसी टाइम। कभी कभी एक गांधी जी पे आरोप भी लगता है कि गांधी जी ने क्या किया कि चाहते तो गांधी जी भगत सिंह लोगों को फांसी रुकवा सकते थे। हो सकता है, हम तो उस टाइम थे नहीं, लेकिन जहां तक इतिहास पढ़े हैं कि गांधी जी रुकवा सकते थे अगर चाहते तो। चाहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं। इरविन के साथ समझौता किए थे यहाँ जाने से पहले, गोलमेज सम्मेलन जाने से पहले। इरविन, देखिए, लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता एक बड़ा है टॉपिक इसी में। तो इरविन के साथ समझौता हुआ था। गांधी जी ने बोला था कि जितने भी भारतीय बंदी हैं आपके पास, उसको छोड़ना है आपको। और इरविन ने कहा था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं हम उसको छोड़ देंगे। राजनीतिक कहने का मतलब कि जो नेतागिरी के चक्कर में या फिर मतलब यूं ही उठा लिए गए थे, तो उनको इरविन ने बोल दिया समझा देंगे। अब गांधी जी इसमें फंस गए, हो सकता है कि वो बोल दिया राजनीतिक बंदी को छोड़ेंगे, और गांधी जी ने कहा था कि सभी बंदी को, भारतीय बंदियों को छोड़ दें। लेकिन भगत सिंह लोगों ने तो बम फोड़ा था, कहां पे? आज के संसद भवन में। तो ये एक तरह से समझिए कि क्राइम था एक तरह से उस टाइम का अंग्रेज लोगों के लिए। तो इसलिए मतलब जान के हड़बड़ में गांधी जी तो खैर चले गए, लेकिन भगत सिंह लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, ठीक है। तो 23 मार्च को दिया गया था फांसी, ठीक है। देना था 24 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को रातों रात दे दिया था फांसी। जानता था कि 24 मार्च को अगर देंगे तो हो सकता है कि भारतीय लोग हंगामा कर देते, लेकिन इस चीज से बचने के लिए अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही दे दिया था। तो खैर क्या किया जाए, ये बीत चुका है। लेकिन ठीक है, इसके लिए एक चीज है कि भगत सिंह लोगों ने बहुत बड़ी बलिदानी दी थी अपने लिए, तो इसलिए भगत सिंह की जय एक बार बोलना चाहिए, भगत सिंह जिंदाबाद। चलिए ठीक है, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, और फिर क्या हुआ, एक चीज समझ लीजिए कि जब वापस आए गांधी जी जब वहां से वापस आ गए, तो क्या हुआ था कि जो मैकडोनाल्ड था वो बड़ा बदमाश था, ठीक है, उस टाइम था। उसने क्या प्रस्ताव रखा कि जिस तरह से शुरू में क्या था कि मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र तैयार किया गया था, अंग्रेजों ने तय कर दिया था, उसी तरह से क्या हुआ कि जो मैकडोनाल्ड था उसने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हम SC ST के लिए अलग क्षेत्र दे देंगे, चुनाव क्षेत्र। और ये गलत होता, क्योंकि ये हो जाता कि फिर ये अलग देश की मांग उठने लगती, जिस तरह से पाकिस्तान की देश की मांग अलग उठ गई थी, आखिर कारण वही रहा होगा, चुनाव क्षेत्र ही अलग से। तो इसीलिए क्या हुआ कि गांधी जी को ये समझ नहीं आया। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, जब गांधी जी वापस लौटे तो 24 सितंबर 1932, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट एक कहलाया, पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट, मतलब पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था इसमें, किसके बीच? तो गांधी जी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है, अम्बेडकर, राइटिंग में नहीं जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने अम्बेडकर जी को कहा कि देखिए SC ST का हम आरक्षण देंगे, आरक्षण तो होना चाहिए, और दोनों मिलकर एक तरह से समझिए सहमति हुआ, दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि SC ST को अलग चुनाव क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 1932 से ही आज तक आरक्षण SC ST को मिलता आ रहा है। तो
उसी टाइम अंबेडकर जी और गांधी जी ने ये समझौता किया, एक तरह से सहमति हुए दोनों, ये एक तरह से कहिए कि इसको बैठक के रूप में प्रस्ताव पारित कर लिए दोनों एक मिलके कि SC ST को जो है वो क्या है कि उनके लिए अलग क्षेत्र नहीं बल्कि उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उसी टाइम आरक्षण आया, ठीक है, आरक्षण। तो उसी टाइम से आज तक आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि सन 1940 में, ठीक है, 1940 में गांधी जी ने बोला व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये प्रस्ताव दिया एक तरह से समझिए। और इसी टाइम नारा दिया कि आया कि दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली चलना है सबको, ठीक है, दिल्ली जाना है सबको। और व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब अपना अपना खुद से आंदोलन, हर व्यक्ति अपने आप में मतलब पर्सनल आंदोलन करे, ये एक तरह से उसमें छेड़ा गया वहां पे, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही जो बने इसमें, पहले सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे जो बने पहले सत्याग्रही कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे सत्याग्रह जो बने वो बने विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे ये दोनों सत्याग्रही बने। पहला सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, क्यों कहा गया था यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बनना था, तो पहला जवाहरलाल नेहरू और दूसरा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, दोनों सत्याग्रह बने। उसके बाद सारे समझिए कि सारे भारतीय लोग जितने भी थे वो सभी क्या बने, सत्याग्रही बन गए। उसके बाद क्या होता है फिर 1942 में, अब देखिए अब बहुत ज्यादा मतलब कि समझिए कि आजादी की मांग उठने लगी बहुत ज्यादा। तो 1942 में क्या हुआ था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो मतलब भारत से भगाना है उन लोगों को, किसको, अंग्रेजों को। अब इस आंदोलन के चक्कर में गांधी जी को फिर से जेल भेज दिया गया, ठीक है, गांधी जी को क्या किया गया, जेल भेज दिया गया, जेल भेजा गया, गांधी जी को फिर से जेल भेज दिया गया इसमें। और फिर गांधी जी को जेल भेज दिया, अब फिर भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ने लगा। तो उसी बीच क्या आ गया, कैबिनेट मिशन फिर आया। कैबिनेट मिशन को गांधी जी ने क्या किया, ठुकरा दिया, मानना ही नहीं था कैबिनेट मिशन को। बड़ा मतलब एक से एक मिशन आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी की यात्रा एक तरह से समझिए कि सफल हुई। उसके बाद और भी होता है कि धीरे धीरे करके जब प्रस्ताव आने लगता है, फिर आपका पाकिस्तान अलग हो जाता है, मजबूरन मानना पड़ता है कि चलो पाकिस्तान को अलग किया जाए। साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे पाकिस्तान, एक कहावत, ये भी कहावत नहीं मतलब सच्चाई है, क्या हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उसमें बात हुई थी कि कुछ पैसा देना है, अभी लगभग 600 करोड़ के आसपास था कुछ। तो इतना टैक्स जो आ रहा था रेवेन्यू उस क्षेत्र से, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, तो ये उसको वापस करना था, किसको, भारत को वापस करना था पाकिस्तान को। तो आधा पैसा वापस हुआ था और आधा बाकी ही था। और ठीक 1947 में आज़ादी हुई और 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया भारत में, जम्मू कश्मीर को लेकर। तो ऐसा सुना गया है कि उसमें मना किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि नहीं नहीं देना है पैसा को, जो बाकी है वो पैसा को नहीं देना है। तो गांधी जी ने सिर्फ कहा था कि नहीं भाई चलो उसका टैक्स का पैसा है तो हमको देना चाहिए। अब सच क्या है ये तो मैं भी नहीं जान सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मतलब इतिहास से मिलता है यही। तो इसी बीच फिर 1948 में ही क्या होता है कि गांधी जी को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी जाती है। कब गांधी जी को मार दिया जाता है, कब, 31 जनवरी 1948। और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी का समझिए एक तरह से कि गांधी जी की मृत्यु होती है शरीर की, बाकी गांधी जी तो आज भी हमारा समझिए कि हर नोट में उनका पिक्चर छपा हुआ है। खैर ठीक है, गांधी जी के कर्तव्यों को हम लोगों को समझना है। देखिए गलती होता है इंसान से, गलती तो हुई गांधी जी से भी, ऐसी नहीं कि गलती नहीं हुई होगी, हुई है, लेकिन खैर उन्होंने इतना काम किया है देश के लिए कि एक दो गलतियों को भुलाया जा सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज जो गांधी जी के बारे में आप लोगों को बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
इससे एग्जाम रिलेटेड, ऐसा नहीं कि सारा कवर कर लिया मैंने, कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट मैंने बता दिया जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा एग्जाम को लेके। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बार गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और लाल बहादुर शास्त्री जी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।